मैं भारत की मिट्टी से नहीं। जी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। परमात्मा के एजेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके हितैषी हैं। क्या कहें ऐसे परमात्मा के एजेंट के बारे में जो सभी धर्मों को, सभी व्यक्तियों को एक साथ लेकर चलते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं, आप सोच रहे होंगे। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि इसके पीछे की क्रोनोलॉजी अलग है, और मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि साहब ने खुद ही ये ऐलान कर दिया है कि मैं सब धर्मों को एक साथ लेकर चलता हूं। अगर ये मेरा दावा गलत हो तो आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। सब मेरे हैं, सही बात है। उनको भी फील होगा हम गुजरात का भला करने के लिए हम गुजरात के नागरिक हैं। साहब अपने मुख्यमंत्री के दौर की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जब मैं मुख्यमंत्री बना तब मैं बात करने लगा कि सब मेरे हैं, सब मेरे हैं, मेरे अपने हैं। प्रधानमंत्री बना तो मैं कहने लगा 120 करोड़, फिर 125 करोड़, फिर मैं कहने लगा सब मेरे हैं, 140 करोड़ मेरे हैं। लेकिन जब आप ऐसा कहते हैं तो रैलियों में मुसलमान मुसलमान क्यों करते हैं, अल्पसंख्यक क्यों कहते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही आया। और ये एंकर महोदय, एंकराइन जो बैठे हैं, वो एक बार ये नहीं बोल पाए कि साहब आप तो रैली में अल्पसंख्यक कहते हैं, अरे मुसलमानों को दे देंगे। मैं झूठ नहीं बोलता हूं। अरे साहब के मुंह से सुन लीजिए, परमात्मा के एजेंट की जुबानी सुन लीजिए। परमात्मा के एजेंट कह क्या रहे हैं। अपनी बात पे तो अडिग रहिए साहब। अरे सुनिए, पहले सुनिए आप, उसके बाद बताइएगा कि हुआ क्या है। हंसिएगा नहीं। एक तरफ कह रहे हैं परमात्मा ने मुझे भेजा है, परमात्मा का मैं एजेंट हूं, सब मेरे हैं। और दूसरी तरफ रैली में क्या कहते हैं, अभी 15-20 दिन पहले क्या कहते हैं, सुनिए। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। सुना क्या कह रहे हैं? चलिए, ये तो मुसलमान हिंदू हो गया। अब भाषा पर बात कर लेते हैं। साहब बात कर रहे हैं भाषा गंदी हो गई है। अरे मोरी मैया, एक का सुन लिया। भाषा की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सबसे घटिया भाषा का प्रयोग करने वाले यही प्रधानमंत्री, ऐसा रिपोर्ट में आया है। अब ये प्रधानमंत्री भाषा की बात कर, चलिए ठीक है, ये भी मत मानिए। चलिए सुन लीजिए क्या कह रहे हैं भाषा को लेकर। शुरू में आया तब 120 करोड़ देशवासी बोलता था। हमने अपनी भाषा टर्मिनोलॉजी में एकता की तरफ जोड़ना चाहिए।
अब यूनिटी की बात सुनिए, सुन लिया ना भाषा को लेकर क्या कह रहे हैं, अब यूनिटी की बात सुन लीजिए। कहा कि सरदार पटेल ने सबको एक साथ किया इसलिए स्टैचू ऑफ यूनिटी बना दी है, उनके याद में बना दी है। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी तो बना दी है, तो उस पर क्या बोल रहे हैं साहब वो भी सुन लीजिए पहले। तो सरदार साहब के साथ देश की एकता का मुद्दा जुड़ा हुआ है और मैं मानता हूं कि एकता ये भाव निरंतर चलता रहे। सुना, स्टैचू ऑफ यूनिटी, देश को एक करना। अरे तो ऐसा एक करना है तो आप मेरे को ये बता दो साहब, मंगलसूत्र, मंगलसूत्र क्यों आया? भैंस कहां से आ गया? अरे स्कैन बाजरा क्या क्या नहीं आया, मुजरा तक ले आए आप, तो ऐसे यूनिटी आएगी क्या? आज सारा कच्चा चिट्ठा लाए साहब, आपने जो इंटरव्यू दिया उसी का विश्लेषण कर रहे हैं महात्मा, एक परमपिता परमेश्वर के एजेंट वही कर रहे हैं और कुछ नहीं। चलिए अब अगली बात सुनाता हूं उनकी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एकता का भाव बनना चाहिए, हम विघटन का भाव बना रहे हैं। एकता का भाव मिलना चाहिए। वाह रे वाह, वाह रे वाह परमपिता परमेश्वर के एजेंट, तेरी तारीफों में कौन से कसीदे पढ़ूं, कौन सा अलंकार, कौन सा सर्वनाम, कौन सा विशेषण आपके लिए प्रयोग करूं। जय हो, जय हो। एकता की बात आप कर रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान करते हैं, स्टेज पर खड़े होकर हिंदू मुसलमान करते हैं, जय श्री राम के नारे लगा करके दूसरे धर्मों के बारे में आप क्या क्या नहीं बोलते हैं। आप बात करते हैं एकता की। चलिए थोड़ी तो मैं नहीं बोलूंगा, ये वाला सुन लीजिए पहले। कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। वोट जिहाद, एक शब्द और आया, वोट जिहाद। ये वोट जिहाद क्या होता है? सुनिए साहब से सुन लीजिए पहले, वोट जिहाद पे इन्होंने क्या कहा पहले वो सुन लीजिए पहले, उसके बाद बताऊंगा। वोट जिहाद कोई मदरसा से निकला हुआ कोई मौलवी बोल देता तो अभी भी मानते ही चलो भाई उसकी शिक्षा दीक्षा से। अब वोट जिहाद की बात कौन कर रहा है? 2002 का दंगा याद है? चलिए वो भी छोड़ दीजिए, याद नहीं होगा, पुरानी बातें हैं। 2002 के बाद 2014 में वो प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार क्यों बने वो भी बता दीजिए। चलिए ठीक है, ये भी नहीं याद होगा, लेकिन हिंदू राजा, हिंदू प्रधानमंत्री की छवि तो रखते हैं ना? नहीं रखे होंगे। देखो महात्मा गांधी पर जो बोले हैं वो तो सबने देख लिया, अब जो नहीं देखा है पहले वो तो देखिए क्या कहा है माननीय परमात्मा के एजेंट महोदय ने। सुन लीजिए, हंसना नहीं है, मैं भक्तों से भी गुजारिश करूंगा, हंसना नहीं है। व्हाट्सएप के अंकलों से भी कहना चाहूंगा, हंसना बिल्कुल नहीं है। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, अगर गलत कहूं तो कमेंट सेक्शन में बता देना, बस मैं तो विश्लेषण कर रहा हूं। और ना हो तो उनकी पुरानी रैलियां निकाल के देख लेना, फिर गालियां दे लेना मेरे को। सुनिएगा जरूर, पूरी वीडियो देखिएगा। परमपिता परमेश्वर के एजेंट की कहानी है ये, जो एक पक्ष में दूसरी बात कहते हैं, दूसरे पक्ष में दूसरी बात। और सबसे बड़ी बात तो ये एंकराइन एक शब्द नहीं बोल रहे हैं कि आपके शासन में हिंदू मुसलमान कितना ज्यादा हुआ है, आपके शासनकाल में हिंदू मुसलमान कितने बंटवारे में आए हैं, आपके शासनकाल में हिंदू मुसलमान को लेकर क्या क्या हुआ है। जय बीजेपी, तय बीजेपी, जय हो परमपिता परमेश्वर के एजेंट। अब अगली बात सुन लीजिए। 2 कमाना शुरू कर दे तो उसी तारीख से उनके बजट का रूप बदल जाता है, फिर लगता है यार ऐसा करो कि अच्छा टीवी ले आएंगे। अब अगली बात आपने सुन ली हो तो महाराज जी कह रहे हैं कमाने की बात। अरे मोदी जी आराम से। मिली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। कमाने की बात आप कर रहे हैं। बेरोजगारी का सबसे न्यूनतम स्तर आपकी सरकार में है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा आपकी सरकार में है, लोन आपके यहां पर दिया जा रहा है। और आज पूरा खाका तैयार करके लाया हूं, अभी सुनिएगा। बेरोजगारी पर आप एक शब्द नहीं बोले आज तक। आप बेरोजगारी की बात इंटरव्यू में करते हैं, और एंकराने की भाव भंगिमा को देखिए। बेरोजगारी पर वो एक सवाल नहीं दागते हैं। वाह रे वाह, वाह रे वाह, तेरी मासूमियत, वाह। एंकराइन हो तो वैसे एक शब्द नहीं बोल पाए, एक शब्द उनके मुखार बिंदु से नहीं निकल पाए, बस हाय मर न जाऊं ऐसी मासूमियत पर। क्या मतलब एक्टिंग देखिए,
एंकराइन फेक हंसी देखिए उनके चेहरों पर, कैसे हंस रहे हैं बेचारे। ना कुछ कह सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि सामने परम पिता परमेश्वर के एजेंट महोदय बैठे हैं। जय हो जय हो। अब साहब ने बात तो कर ली नौकरी पाने की, तो हम बात ये भी कर लेते हैं कि एंकराइन एक शब्द ये नहीं बोल पाए कि जिस देश में 80 करोड़ लोगों को रोजगार न देना पड़े, उसके लिए आप 5 किलो राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ सरकारी आंकड़े, मेरा नहीं है दोष इसमें। अरे कुछ तो मर्यादा रखते साहब। 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, आप कहते हैं कि इतने लोग ये कर गए, मतलब 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या में आप 80 करोड़ को क्या दे रहे हैं? राशन दे रहे हैं। मतलब 60% लोग राशन आपसे ले रहे हैं, खा आपकी बदौलत रहे हैं, तो आप नौकरी किसको दे रहे हैं? ठन गोपाल। चलिए वो भी छोड़ देते हैं, अगली बात पे आते हैं। क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, फिर मैं बताऊंगा, विश्लेषण फिर कर लेंगे। सुनिए। मेरी जवानी ट्राइबल की सेवा में गई हुई है। साहब कह रहे हैं उनकी जवानी ट्रेवल में गुजर गई। अब बताता हूं, देखिए साधु कब बने उसका जवाब दे दीजिए। साधु कब बने, कब आप परमात्मा के भक्ति में लीन हो गए वो भी बता दीजिएगा। चाय कब बेची और बचपन में मगरमच्छ को कब मार दिया वो भी सुन लीजिएगा। और चमचा चमची ये भी तक नहीं पूछ पाए कि साहब आप करते क्या थे। मैं नहीं, चमचा चमची राहुल गांधी हैं। नरेंद्र मोदी के आपने इंटरव्यू देखे होंगे, उनके 4-5 वो जर्नलिस्ट हैं, उनके चमचे। मैं तो बस संज्ञा सर्वनाम ये सब यूज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मेरा दोष नहीं है। अगला, हिमालय कब गए और गए होंगे तो कैसे गए? और चलिए मान लिया गए भी हो गया, आपने सब कुछ किया, तो देश के बाप कब बन गए? वो बापू कहां रह गया? अरे बता दो साहब, थोड़ा सा लिटिल बिट। अरे आप सोच रहे हो कि देश के बापू, अरे तो वो बापू का बापू कौन है? मतलब ये बापू के बापू बन गए? मैं नहीं कह रहा हूं, अरे आप खुद सुन लीजिए किसने कहा था। इस देश के बाप हैं, कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। बाप होंगे। अब फिर से एक बार और सुना देता हूं ट्रेवल वाली बात। अब ये मत बोलना कि मैंने सुनाया नहीं है। ट्रेवल वाली बात पे फिर मैं विश्लेषण कर देता हूं इसका। सुनिए पहले एक बार और। हाँ, मेरी जवानी ट्राइबल की सेवा में गई हुई है। हाँ सुना, ट्रेवल वाली बात सुन ली आपने। चलिए अब आते हैं, मतलब आप अवतरित हुए हैं। पहली बात तो यशोदाबेन ने आपको पैदा नहीं किया है। जय माता दी। आप तो ऊपर है, सब देख रहे होंगे कि भगवान के एजेंट को आपने पाला पोसा है। चलिए उस पे आते हैं। आपने तालाब में मगरमच्छ पकड़ा, फिर आप हिमालय गए, तपस्या करी, फिर वहां से वापस आए, स्टेशन पर चाय बेची। चाय बेचने के बाद, हाँ स्टेशन पर चाय बेची, तो स्टेशन कौन सा था? वडनगर। वो बना ही नहीं था, जब आप बता रहे हैं उस टाइम वो बना ही नहीं था। चलिए आते हैं उस पे। नाली से गैस निकाली, उसका आविष्कार किया, पूरे गुजरात को जलाया। चलिए वो भी छोड़ दीजिए। बांग्लादेश के साथ जो बांग्लादेश का पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसमें आपने अपनी हिस्सेदारी रखी कि मैं उस टाइम मैं मौजूद था। चलिए उस पे आते हैं। आप पार्षद बने, प्रधान बने, फिर देश के सबसे बड़े हिंदू के दंगे करवा दिए, हिंदू मुसलमान करवा दिया, 2002 याद होगा। उसके बाद हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, फिर जाकर आप प्रधानमंत्री बने। इतनी व्यस्तता थी लेकिन फिर भी आप ट्रेवल किए। चलिए ठीक है, 64 साल की उम्र में आप प्रधानमंत्री बने। 10 साल हुए, अभी 74 के पूरे हो जाएंगे। 63-64 साल, समझ जाओ, भावनाओं का समझो, कदर करो। चलो आते हैं। आरएसएस में भी आप आरएसएस से भी जुड़े रहे, एक फोटो भी थी, दिखा दूं बोलो तो? चलिए दिखाई देता हूं। ये आरएसएस की इनकी फोटो देख लीजिए, ये आरएसएस के कपड़ों में है। चलिए आते हैं। विदेश का दौरा भी आपने किया है, विदेशों वाली फोटो भी देख लीजिए इनकी। ये आईफिल टावर पीछे पीछे, ओहो। चलिए ठीक है। आप 27 साल सन्यासी भी रहे, घूमते रहे। मनोहर लाल के स्कूटर पे भी घूमे थे आप, वाला भूलना नहीं है। मनोहर लाल के स्कूटर पे भी घूमे थे 96-97 में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था। सब किया, पर कैसे किया मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अगर किसी को समझ में आ रहा तो थोड़ा बताइएगा। मगरमच्छ,
वडनगर, चाय बेचना, हिमालय जाना, प्रधानमंत्री बनना, सबसे बड़े पार्षद बनना, प्रधान बनना, मुख्यमंत्री बनना, दंगे करवाना, 14 में प्रधानमंत्री बनना, विदेश, उससे पहले विदेश घूम लेना, ट्रेवल आप करते रहे हैं, हिंदू मुसलमान। मेरे समझ से परे भैया, अगर किसी को समझ में आए कमेंट में बता देना, ठीक है। अगला आते हैं, लोगों का सरकार में विश्वास बढ़ा है। भैया सुनिए, पहले सरकार में विश्वास कैसे बढ़ा, पहले वो वाला सेगमेंट सुन लीजिए। पहले साहब क्या कह रहे हैं, परमात्मा के एजेंट क्या कह रहे हैं कि सरकार में, मैं नहीं बोल रहा हूं, खुद अपनी जुबानी बोल रहे हैं साहब। सुनिए, पहले सरकार में लोगों का विश्वास बना है, मतलब समझ रहे हैं आप। चंडीगढ़ में वोट चोरी करनी पड़ जाती है, डबल इंजन की सरकार मणिपुर में होती है, वहां पर आपको बवाल करना पड़ता है लेकिन एक शब्द नहीं बोलते हैं। अगला आते हैं, संदेश खाली में आपको फर्जीवाड़ा करवाना पड़ता है। वीडियो आई थी आपके नेता की ही थी, खैर चलिए। इतनी सारी चीजें हैं। मणिपुर पे आप कुछ नहीं बोले, 1.25 लाख अपने वोट फर्जी गिरवा दिए, 1.25 करोड़ वोट आपने फर्जी गिरवा दिए हैं। चंडीगढ़ में आपने वोट चोरी कर ली, 8 वोट के लिए आपने वोट चोरी करी साहब, चलिए उसको छोड़ दिए। संदेश खाली वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। उसके बाद आप कहते हैं कि विश्वास है, अगर इतना विश्वास बढ़ा है तो आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी। चलिए खैर, विश्वास तो बढ़ा ही होगा, आप समझ सकते हैं कैसे बढ़ा है, और इस चुनाव के परिणाम में भी आपको दिख जाएगा कि कितना बढ़ा हुआ है। चलिए दूसरे मुद्दे पर आते हैं। साहब ब्यूरोक्रेसी पर कुछ बोल रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी पर क्या बोल रहे हैं पहले वो सुनिए, मैं नहीं बताऊंगा, सुनिए पहले, आप सुनना पड़ेगा, सुनिए। 2002 में मेरी ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह मेरे खिलाफ थी, क्योंकि उनको लगता ही नहीं था कि मैं जीत सकता हूं। साहब कह रहे हैं कि गुजरात के टाइम पे वो ब्यूरोक्रेसी इनके खिलाफ थी, समझिए। साहब कह रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी थी गुजरात के वक्त में उनके खिलाफ थी, क्योंकि उनको लगता था कि उनकी सरकार ही नहीं आएगी। लेकिन ब्यूरोक्रेसी खिलाफ हो गई, लेकिन सरकार आ गई, उरी मोरी मैया सरकार आ गई। चलिए, मतलब ब्यूरोक्रेसी आपके खिलाफ थी, आज सबको पता चल रहा है। आप ये भी पता कर रहे हैं कि आपके खिलाफ अब कोई नहीं जाए, क्योंकि अब सबको पता चल गया कि आप आ रहे हैं वापस से। चलिए, मतलब जो चुनाव आयोग पर सवाल है वो सच है, क्योंकि चुनाव आयोग को भी लग रहा है कि आप वापस आ रहे हैं। मैं पुरानी वाली बात को भी जिक्र कर रहा हूं, पुरानी वाली बात का भी जिक्र कर रहा हूं, अब की बात का भी जिक्र कर रहा हूं। मैं दोनों सेगमेंट लेकर चल रहा हूं, मेरा अपना पर्सनल कुछ नहीं है और ना मेरी आपकी पर्सनल दुश्मनी है, मैं दोनों पक्ष को लेकर चल रहा हूं। चलिए, अब ईडी सीबीआई पर जो सवाल है वो सब सही है, क्योंकि ये भी तो ब्यूरोक्रेसी के अंडर में आते हैं। चलिए तीसरी बात देखो, ईडी सीबीआई तो अपनी बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद क्या हुआ था वो भी तो आप जानते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का विश्वास बढ़ा है। पहले ब्यूरोक्रेसी आपके खिलाफ थी, लेकिन अब आपके पक्ष में है। अर्थ तो ये निकल रहा है। चलिए ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, उसके बाद बताइएगा कि सच है या मेरे जो बात है वो उसका अर्थ यही निकलता है या नहीं निकलता। आप खुद सुन लीजिए पहले, और ना हो तो पूरा इंटरव्यू आप जाकर के सुन सकते हैं, उसकी चैनल की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा, सुन लीजिए, समझ लीजिएगा। मैं छोटा सा निम्न पत्रकार। सुनिए। 2002 में मेरी ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह मेरे खिलाफ थी, क्योंकि उनको लगता ही नहीं था कि मैं जीत सकता हूं। तो सुना, ये कह रहे हैं गुजरात के वक्त पे मेरे खिलाफ थे, लेकिन अब मेरे पक्ष में है। यही अर्थ निकला ना। ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन समझते हैं, इलेक्शन कमीशन की हायरिंग कैसे हुई, सब आपकी मर्जी है, समझिए, जानिए, सोचिए, परमात्मा के एजेंट। चलिए अगली बात भ्रष्टाचार पे है। बहुत घेरे गए हैं साहब भ्रष्टाचार पे, ईडी सीबीआई चंदा धंधा। सुन लीजिए, भ्रष्टाचार पे भी बोल गए साहब, सुनिए। ये छोटे छोटे बेचारों को छोटी मछलियां फंसा देते, छोटी मछलियां, मगरमच्छ तो छूट जाते हैं। अब मैं हैरान हूं जी, मेरे देश में पूछा जा रहा है कि आप मगरमच्छ को हाथ क्यों लगाते हो। साहब कह रहे हैं मगरमच्छ छूट जाते हैं, छोटी छोटी पहले मछलियां पकड़ी जाती थी, अब भ्रष्टाचार में बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े जा रहे हैं। कोई, मैं पहले बता रहा हूं, हेमंत विश्व शर्मा का कोई नाम नहीं लेगा,
छगन भुजबल का कोई नाम नहीं लेगा, मैं पहले बता रहा हूं। नहीं, नारायण राणे कोई नाम नहीं लेगा, अजीत पवार कोई नहीं बोलेगा, सब वो धुल गए हैं, वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं। वैसे भी ये सब तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में तो छोटी मछली थी, हजारों करोड़ का घोटाला ही किया है, इससे ज्यादा क्या है। वहां देखो जाके 1,000, 2,000, 3,000 करोड़ का होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड देखो कितने हजार करोड़ का था, वो कौन, तभी तो छोटी मछली कह रहे हैं साहब, समझो यार बात को। अगली बात पे आते हैं, पेज पलट दो, चलो पलट देता हूं। अगली, साहब का कहना है, चलो पेज पलट दिया आपके लिए, सब कर दिया। अब सुन लीजिए, साहब कह रहे ईडी सीबीआई का सम्मान करो। मतलब जो पहले भ्रष्टाचार होते थे उसमें ईडी सीबीआई को कम मात्रा में पैसे मिलते थे, बहुत कम मिलते थे। अब तो ईडी सीबीआई में 2600 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, अभी तक 2200 करोड़, सॉरी हाँ 2200 करोड़ ईडी सीबीआई जब्त कर चुकी है। एक्चुअली तो अगर ईडी या सीबीआई ये काम करता है तो उनका सार्वजनिक सम्मान होना चाहिए। 2200 करोड़, मैं सोच रहा हूं कि 2200 करोड़ रुपए जब्त कर लिए। 2014 से 24 2200 करोड़ रुपया, 2200 करोड़ रुपया। तो उसमें से विपक्षी सांसद और नेता भ्रष्टाचारी कितने थे, और उसमें सत्ता पक्ष के अडानी वाले मुद्दे पर पार्लियामेंट्री कमेटी बनी क्या, ऐसे जांच हुई क्या? चलिए छोड़िए, कह रहे हैं ईडी सीबीआई का सम्मान करो, करते हैं भाई। अभी आप पहले बोले, पहले आपके खिलाफ में थे, सरकारी एजेंसियां जो थी आपके खिलाफ में थी, अब पक्ष में है। अब खुद ही सोचिए ना, वो अब आपके पक्ष में है, तब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं साहब क्या कह रहे हैं कि अब ईडी सीबीआई की इज्जत करो, क्योंकि ईडी सीबीआई वही है जो केवल विपक्ष पर कार्रवाई करती है। ये भी ध्यान देने वाली बात है, दीजिएगा, ठीक है। अब ईडी सीबीआई को दूसरी चीज और कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सोचिए, गौर करिए। सेल्समैन किसका? मोदी वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर मोदी। नहीं, अरे कांग्रेस वालों ने निकाला था, तो देखिए पहले क्या निकला था। वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, झूठ और फरेबी सब छुप जाए, संगीन आरोप भी चुटकी में मिट जाए, चोरों की पसंद मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी। फर्जी, कहां कोई आया वॉशिंग पाउडर में? कहां धुला वो? मोदी की वॉशिंग पाउडर बताइए। वॉशिंग मतलब मोदी की जो मशीन है उसमें कहां धुले कोई? अजीत राणे तो, अजीत पवार तो धुले, छगन भुजबल तो धुले, नारायण राणे तो धुले, ऐसे कितने नेता हैं, बस यही तो है, होंगे कहीं 40-50, बस फर्जी में माहौल बना रहे हो यार। अब अगली बात सुनिए, ये बहुत दिलचस्प है। साहब कह रहे हैं जिन जिन ने पाप किया है, जिन जिन ने भ्रष्टाचार किया है, भाइयों बहनों, उन सबका नंबर लगेगा। आराम से पहले सुनिए क्या कहा, उसके बाद। लेकिन मुझे पता हो या ना हो, जिसने पाप किया उसको पता है कि उसका नंबर लगने वाला है। साहब कह रहे हैं जिसने पाप किया उसका नंबर लगेगा। लगाओ नंबर, आ जाएगा वो बीजेपी में, बैठे रहना, फिर कैसे नंबर लगाओगे? यार फर्जी बात करते हो आप, बताओ, लगाओ ना नंबर। एक दिन पहले आप चिल्लाते हो, स्टेज पे खड़े होकर धमकी देते हो, सब के सब अंदर जाएंगे, जगती हुई चक्की पीसिंग करते हो। सुन लीजिए पहले उनका बयान, अजीत पवार पे क्या कहा था उन्होंने, सब अंदर जाएंगे। अब वो बीजेपी में आ गए, लो कर लो बात। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। अब जितने लोग
पाप कर चुके हैं उन सबका नंबर लगेगा। अब सब लोग बीजेपी में आ जाएंगे, कैसे नंबर लगेगा? बता पाओगे आप? नहीं बता पाओगे ना, चलो ठीक है। मुझे ना एंकर की मासूमियत पर हंसी आती है। बेचारे कितने उम्मीद लेकर बैठे होंगे, कैसे अपने घर के सामने जो आईना है, अपने घर में जो आईना लगाकर रखते हैं, क्या वो उसमें अपनी शक्ल देख पाते हैं? कि ये सवाल आपसे, मतलब प्रधानमंत्री से आप सवाल कर रहे हैं, अब ये सवाल करेंगे आप इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन कैसा महसूस करते हैं? अरे भाई, बंदा पैनिक होता है यार, क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा। हाँ, मोदी जी नहीं हो सकते पैनिक, वो उन्हें पहले से पता है भैया, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन सब हमारे पक्ष में है। 1,25,00,000 वोट, पिछली बार 22 करोड़ वोट गिरे थे मोदी जी के पक्ष में, 22 करोड़ वोट मोदी जी के पक्ष में गिरे थे। लेकिन फिर क्या, उसमें से समझो 1,25,00,000 वोट साहब ने अपने पक्ष में पहले गिरवा लिए, फर्जी वाला। रिपोर्ट बता रही, मैं नहीं, मैं संलग्न कर दूंगा कहां से ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी है। अब ऐसा है तो टन गोपाल, जीत लो विपक्ष, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सेम बैटलफील्ड। है सवाल किया है एंकर ने मासूम से कि आप क्या महसूस करते हैं इलेक्शन के परिणाम वाले दिन? साहब कहते हैं, मैं खुद को कमरे में बंद कर लेता हूं, मुझसे कोई बात नहीं करता। जब 1:30-2 बजे सब कुछ फाइनल हो जाता है, तब मुझे पता चलता है कि हाँ, मैं जीत गया हूं या मैं हार गया। साहब आज तक तो चुनाव हारे ही नहीं है, आज तक कोई भी ऐसा चुनाव नहीं है जो साहब हारे। जो गुजरात में थे तब भी नहीं हारे आज तक, हमेशा मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, फिर अब प्रधानमंत्री की जब से आए तब से कोई भी चुनाव साहब हारे नहीं है। अब साहब चुनाव नहीं हारे हैं तो फिर डर किस बात का? इस बार थोड़ा सा माहौल गर्म लग रहा है, लेकिन देखते हैं। जय बीजेपी तय बीजेपी, वोट तो गिरवा ही लिया है। और एंकराइन को सैल्यूट, जो अपने बच्चों से नजरें कैसे मिलाएंगे, और जिस चैनल ने ये इंटरव्यू किया है, मैं उनसे थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ा बता देता हूं। उसी संस्थान में काम करते हैं साहब, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बखिया उधेड़ कर रख देते हैं। मतलब वो अगर उनसे कहा जाए कि आपको कंट्रोल करना है, आप सत्ता पक्ष से सवाल नहीं करेंगे, तो वो तब भी सवाल करते रह जाते हैं। तो पता नहीं उनकी मानसिकता क्या है। अब वो इतने वरिष्ठ हैं, नाम बता दूं? चलिए बता ही देता हूं, संदीप चौधरी नाम है। 7 बजे आप देखते होंगे उनका प्रोग्राम वगैरह। अब शाम को जो 7 बजे प्रोग्राम लेकर आते हैं, उसमें वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जमकर लताड़ लगाते हैं। और उनसे सीनियर मेरे ख्याल से शायद ही उस चैनल में कोई होगा। एक दिबांग जी हैं, तो दिबांग को ही बैठा देते, संदीप चौधरी को ही बैठा देते। और ये दोनों बेचारे, एक तो बहुत मतलब वरिष्ठ रिपोर्टर हैं, मतलब उनके बारे में क्या कहें, मतलब वो, उनको मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं। एक उनको रख लिया, और एक जो ये दूसरे एंकर थे, ये तो जैसे बस आए हैं, बैठे हैं, हाय परमात्मा के एजेंट के दर्शन हो गए। अब इससे ज्यादा बड़ी बात, जय हो परमात्मा का एजेंट है ये। तो ऐसे परमात्मा के एजेंट को सत नमन है। और उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, और आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है तो प्लीज 2-4-10 लोगों से सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। और ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूंगा, ऐसे सच्चाइयों से आपको अवगत कराता रहूंगा। अग्निवीर पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। अग्निवीर के बाद मैंने पूरा इंटरव्यू सुना, महात्मा गांधी पर भी उन्होंने काफी बातें करी। अब प्रधानमंत्री की बातें हैं तो इसका विश्लेषण तो होना चाहिए था, तो मैंने सोचा आपके समक्ष कर दूं, हंसी ठिठोली वाले मजाक में कर दूं, मजाक लहजे में कर दूं, क्योंकि ये जो इंटरव्यू था पूरा मजाक ही था। और कैसा मजाक है ये, देश के लोकतंत्र के साथ आप खुद देख के समझ के इसको आगे भेज सकते हैं, अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। और मेरी वीडियो पसंद ना आ रही हो तो प्लीज आप चैनल की वीडियो देख लीजिएगा, और थोड़ा एनालिसिस जरूर कीजिएगा कि क्या देश में लोकतंत्र इतना गिर चुका है, क्या चौथे स्तंभ की ये स्थिति होनी चाहिए कि ऐसे सवाल। कभी तो एक वक्त था कि प्रधानमंत्रियों से ऐसे तीखे सवाल किए जाते थे कि प्रधानमंत्री पानी मांगते थे, मुख्यमंत्री पानी मांगते थे, राजनीतिक मीडिया वालों को देखकर भागते थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है कि
वो जो कहे वो, हाँ सर बहुत सही, आहा आहा, ये लहजा होना चाहिए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है? चौथा स्तंभ लेकर आए हम लोकतंत्र का। हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाते हैं। ये सोचकर अगर कोई छोटा सा बच्चा पत्रकारिता करने आएगा, जो अभी इंटर्नशिप छोड़िए अभी कॉलेज में होगा, उसको भी पता चल जाएगा मुझे इस फील्ड में नहीं, जिसके अंदर ये आग होगी कि हाँ मुझे कुछ अच्छा करना है मीडिया फील्ड में जाकर के, वो ये कर पाएगा। अरे अब पिंड छोड़ो साहब और थोड़ा ढंग की पत्रकारिता कीजिए। मैं सभी चैनल्स को, जिन जिन लोगों ने इंटरव्यू किया है, छोटा हो बड़ा हो, मैं सबको बोलता हूं ये थोड़ा तो अपने अंदर इंसानियत जगाइए। इस देश का नमक खा रहे हैं आप, इस देश के अपने काम से बेगारी नहीं करता, लेकिन आप लोग बेगारी कर रहे हैं। उस पर सवाल क्यों नहीं दागते आप लोग? शर्म, लिहाज, मर्यादा सब भूल चुके हैं। थैंक्स, हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन आज भी हम मीडिया की स्वतंत्रता यानी चौथे स्तंभ, उसको जंजीरों में जकड़ लिया है हम लोगों ने, हमारी राजनीति ने, और जकड़वाने वाले हम खुद हैं। हमने खुद अपने पैर दिए कि लो हमें जकड़ो, और उन्होंने एक पैर नहीं जकड़े, दोनों पैर जकड़ लिए हैं। और ऐसे जकड़े हैं ना कि 180 देशों में हम 160 प्लस पे बैठे हुए हैं। शर्म, लिहाज, मर्यादा सब भूल चुके हैं हम लोग। थोड़ी कद्र करिए और इस देश के सच्चे और ईमानदार नागरिक बनने का कर्तव्य निभाइए। देश के सभी युवाओं की, देश के सभी लोगों की निगाहें आप पर हैं। आने वाला भविष्य अगर युवाओं का है, साल 2047 तक देश को अगर विकसित भारत बनाना है, तो उसमें आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर देश नहीं बचा सकते आप लोग, देश में ऐसे सवाल नहीं डाल सकते, तीखे सवाल नहीं कर सकते, तो छोड़ दीजिए पत्रकारिता। शर्म, लिहाज सब बेच दिया आप लोगों ने। किस लिए? क्या करेंगे ऐसी जिंदगी लेकर? टाइम निकालिए और आत्महत्या कर लीजिए आप लोग। घुटता नहीं है दम खुद से। मैं अपनी बताऊं, घर पे अपने पापा से लड़ा था मैं कि मुझे पत्रकारिता करनी है, लेकिन आज मुझे पछतावा होता है। मैं अपने घर वालों को नहीं बता सकता पापा मैं ये कर रहा हूं, क्योंकि मैं छोड़िए, मैं चाटुकार हूं। मैं खुद बोलता हूं मैं पत्रकार नहीं, हम चाटुकार हैं। हम चाट रहे हैं बैठ के, सरकार की तलबे चाट रहे हैं हम लोग। ये स्थिति होनी चाहिए थी। अगर हम सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का ढोंग करते हैं, ढोंग है ये, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगर हम सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का ढोंग करते हैं, तो हमारी मीडिया की स्वतंत्रता कौन से नंबर पर है? वो हमें पहले नंबर पर नहीं होनी चाहिए थी। अगर हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो चलिए ठीक है, आप नंबर 1 मत बनिए, टॉप 10 में तो आइए। सबसे बड़े लोकतंत्र की अगर आप बात करते हैं, शर्म आती है मुझे कहते हुए कि आप लोग हमारे सीनियर हैं। सुधीर चौधरी, अंजनाओं कश्यप, रोमाना जी, सुधीर चौरसिया साहब, किस किस के नाम लें? सब दलाली में घुसे पड़े हैं। कौन सा ऐसा बड़ा संस्थान है, कौन सा ऐसा बड़ा संस्थान है जो बीजेपी नहीं हैंडल कर रही है, बीजेपी के लोग हैंडल नहीं कर रहे हैं? शर्म, लिहाज सब बेच खाया आप लोगों ने। अब मुझे शर्म आती है आप लोगों को कहते हुए कि आप मेरे सीनियर हैं। हम आपको देख के बड़े होंगे, शर्म आती है? मुझे आती है कि खुद को पत्रकार बोलते हुए। आज हमारी इज्जत नहीं है कहीं भी। शर्म कीजिए, और देश का अगर नमक खाया है ना, तो उसको अदा कीजिए। और अदा आप हर कोई अपने तरीके से कर रहा है। देश का जो जवान है वो सरहद पर खड़ा है। देश में कोई आपदा आ जाती है तो देश का जवान सबसे पहले आता है। अगर देश का जवान सबसे पहले आगे आ रहा है, देश का जवान अपनी अगर ड्यूटी से भागेगा ना, तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। किसान अगर अन्न उपजाना बंद कर देगा तो देश की स्थिति डामाडोल हो जाएगी। वो अपना कर्म कभी नहीं छोड़ता। तो आप भी अपना कर्म कीजिए। उम्र अभी ज्यादा नहीं है मेरी, लेकिन आग इतनी है कि बहुत कुछ करना है। और आप लोग
अगर हमारे सीनियर हैं और आप में थोड़ी सी इंसानियत है तो अपना कर्म कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।